तो दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आपको अंदर तक हिला देगी, जिसका नाम है नॉस्फेराटू, जो हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म की शुरुआत एक लड़की एलन से होती है, जो प्रार्थना करते हुए अपनी अकेलेपन की भावना व्यक्त करती है। वह किसी साथी की कामना करती है, चाहे वह कोई फरिश्ता हो, कोई शक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके प्रेमी के रूप में आ सके। दुर्भाग्य से उसकी यह पुकार काउंट ऑरलॉक तक पहुंचती है, जो उसे अपना प्रेमी मानकर जवाब देता है और उसे अपने पास बुला लेता है। एलन अपना घर छोड़कर काउंट ऑरलॉक से मिलती है। काउंट ऑरलॉक उसे बताता है कि वह इंसानों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बनी है, और एलन उसे अपना प्रेमी स्वीकार कर लेती है। काउंट ऑरलॉक एलन को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सीन कुछ वर्षों बाद का दिखाया जाता है, जहां एलन ने थॉमस नामक एक व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। वे 1838 में जर्मनी के काल्पनिक शहर विस्बॉर्ग में रहते हैं। एलन ने काउंट ऑरलॉक के साथ अपने अंधकारमय अतीत को भुलाने की कोशिश की है, लेकिन काउंट ऑरलॉक अब भी उसके साथ एक मानसिक संबंध बनाए रखता है। इसका परिणाम यह होता है कि एलन को भयावह सपने आते हैं और वह थॉमस को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती। एक दिन थॉमस का बॉस नॉक उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपता है। वह बताता है कि एक नया ग्राहक काउंट ऑरलॉक उनके शहर में ग्रूनेवाल्ड मैनर नामक एक इमारत खरीदना चाहता है। काउंट ऑरलॉक फिलहाल ट्रांसिल्वेनिया के एक किले में रहता है। नॉक थॉमस को इस सौदे के सफल होने पर भारी कमीशन और पदोन्नति का वादा करता है। एलन के विरोध के बावजूद, जो अपने डरावने सपनों से परेशान है, थॉमस उसे इस काम की ज़रूरत समझाता है। उदास मन से एलन मान जाती है और थॉमस उसे अपने दोस्त फ्रेडरिक और उसकी पत्नी एना की देखभाल में छोड़ देता है। थॉमस ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा पर निकलता है। लंबी दूरी तय करने के बाद वह काउंट ऑरलॉक के किले के पास के एक गांव में पहुंचता है। गांव वाले उसे किले में जाने से मना करते हैं, लेकिन थॉमस अपना काम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। वह किसी की बात नहीं मानता है। रात में वह देखता है कि गांव वाले एक सड़े हुए पिशाच के शरीर के साथ एक अनुष्ठान कर रहे हैं। ये समझते हुए कि वे पिशाच शिकारी हैं, थॉमस उन्हें पिशाच के सीने में एक लकड़ी का खूंटा घोंपते हुए देखता है। वह जागता है, सोचते हुए कि यह एक बुरा सपना था, लेकिन अपने पैरों पर मिट्टी को देखकर उसे एहसास होता है कि यह वास्तविक था। अगली सुबह थॉमस को पता चलता है कि गांव वाले जा चुके हैं और उसे महल तक पहुंचने से रोकने के लिए उसका घोड़ा भी ले गए हैं। लेकिन थॉमस हार नहीं मानता और पैदल ही आगे बढ़ता है। रात होते ही एक काली गाड़ी आती है, जिसे ऑरलॉक ने भेजा है। थॉमस मन में अनहोनी की भावना के बावजूद उसमें सवार हो जाता है। माहौल और भी डरावना हो जाता है जब वह महल पहुंचता है। ऑरलॉक, एक लंबा और डरावना व्यक्ति, उसका स्वागत करता है। ऑरलॉक थॉमस को रोटी और शराब देता है, लेकिन जब थॉमस का हाथ गलती से कट जाता है तो खून देखकर ऑरलॉक के पिशाच प्रवृत्ति जाग जाती है। ऑरलॉक उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है। अगली सुबह थॉमस को पिछली रात की कोई बात याद नहीं रहती और वह इसे एक सपना मान लेता है। लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहती हैं और थॉमस को एहसास होता है कि वह डरावनी घटनाओं के जाल में फंस गया है। वही एक तरह ऑरलॉक एलन का खून पीने लगता है और दूसरी तरफ एलन बहुत बीमार हो जाती है। कभी कभी वह नींद में बड़बड़ाने लगती है तो कभी नींद में चलने लगती है। उसकी हालत का पता लगाने के लिए फ्रेडरिक डॉक्टर विल्हेल्म को बुलाता है। इस बीच जब थॉमस को होश आता है तो काउंट ऑरलॉक कहीं नहीं मिलता। थॉमस देखता है कि काउंट ऑरलॉक ने उसे रोकने के लिए अपने भेड़ियों को तैनात किया था। किसी तरह थॉमस उनसे बच निकलता है और महल की खिड़की से बाहर चढ़ता है। भागने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह घायल हो जाता है और नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ एलन थॉमस को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाती है। कई दिन बीत चुके होते हैं और उसकी तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई। स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है जब थॉमस का बॉस नॉक भी बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। एलन अपनी शंकाएं व्यक्त करती है। मुझे वह आदमी शुरू से ही पसंद नहीं था, उसने कुछ किया है। फ्रेडरिक उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, चिंता मत करो, मैंने अपने आदमियों को जांच के लिए भेजा है। फिर वह एक तरफ हटकर अपनी पत्नी अन्ना से बात करने लगता है। अचानक एलन को द्वारा पड़ता है और दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक के आदमी नॉक को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन जिस हालत में वे उसे पाते हैं वह डरावनी और भयानक होती है। वे उसे एक बाजार में पाते हैं जहां वह 3 भेड़ों को नंगे हाथों से मारकर उन्हें कच्चा खा रहा था।
जब डॉक्टर जेल में नॉक से मिलने आता है तो वह देखता है कि नॉक ने कुछ चूहों को मार डाला है और एक कबूतर को हाथ में पकड़ा हुआ है। डॉक्टर के देखते ही नॉक कबूतर का सिर काट कर खा जाता है। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, वह आ रहा है। डॉक्टर पूछता है, कौन कौन आ रहा है? नॉक जवाब देता है, मेरा मालिक आ रहा है, और अचानक डॉक्टर पर हमला कर देता है। किसी तरह वे उसे काबू में कर लेते हैं। इस बीच एलन को भयानक दौरे पड़ते हैं और वह बार बार कहती है, वह आ रहा है। यह सब देखने के बाद डॉक्टर फ्रेडरिक से कहता है, हो सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका नॉक से कोई संबंध हो। मुझे पता चला है कि वह एक प्राणी या पिशाच जैसा कुछ है। वह भी अजीब व्यवहार कर रहा है। आज भी पागल खाने में वह बार बार यही कह रहा था, वह आ रहा है। इस बीच थॉमस नदी में बहते हुए किसी और जगह पहुंच जाता है। नदी किनारे लकड़ी इकट्ठा कर रही एक नन थॉमस को देखती है। इसके बाद ननों का एक समूह उसे बचा लेता है। वहीं डॉक्टर उन्हें बताता है कि एलन का मामला उसकी समझ से बाहर है। वह अपने गुरु प्रोफेसर एल्विन को बुलाने की सिफारिश करता है, जो एक सनकी वैज्ञानिक है। दूसरी तरफ थॉमस होश में आता है और तुरंत घर लौटने की जिद करता है। हालांकि नन उसे बताती हैं कि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। थॉमस जवाब देता है कि उसके पास समय नहीं है क्योंकि उसे अपनी पत्नी को बचाना है। थॉमस को एहसास होता है कि काउंट ओरलॉक का मुख्य लक्ष्य एलन है, और वह सही है। काउंट ओरलॉक एक जहाज में प्लेग ग्रस्त चूहों को लेकर विस्बोर्ग आ रहा है, जहां एक तरफ थॉमस जाने की जिद करता है। जहाज पर प्लेग फैलने लगता है और लोग मरने लगते हैं। प्रोफेसर एल्विन एलन को देखने आते हैं और उससे कहते हैं कि वह अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताए। एलन बताती है कि उसकी माँ का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थी और उसके पिता ने उससे दूरी बनाए रखी, जिससे वह बहुत अकेला महसूस करती थी। एक रात उसके साथ एक अजीब घटना हुई और तब से उसे दौरे पड़ने लगे। वह एक डरावनी रात को याद करती है जब उसने अपने पिता को खेतों में बिना कपड़ों के देखा। उसके पिता ने उसे डांटा और वहां से ले गए। बाद में वह थॉमस से मिली और उसकी जिंदगी बदल गई। उनकी शादी हो गई, लेकिन दौरे और अजीब सपने फिर से लौट आए। ध्यान से सुनने के बाद प्रोफेसर एल्विन निष्कर्ष निकालते हैं कि एलन ने शायद एक दानव को आकर्षित किया है जो अभी भी उससे जुड़ा हुआ है। उसी रात एलन की हालत और बिगड़ जाती है और वह एक जीवित लाश की तरह व्यवहार करने लगती है। उसकी स्थिति को दिखाने के लिए प्रोफेसर एल्विन उसके हाथ में एक लंबी चाकू जैसी वस्तु डालते हैं, लेकिन एलन को कोई दर्द नहीं होता, मानो उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। प्रोफेसर एल्विन बताते हैं कि एलन किसी दूसरी दुनिया से संपर्क में है। वह उससे पूछते हैं कि वह क्या देख रही है। एलन कहती है कि वह एक काला साया देख रही है जो फैल रहा है और करीब आ रहा है। प्रोफेसर एल्विन पूछते हैं, बताओ मेरी बच्ची कौन आ रहा है? अचानक एलन को तेज द्वारा पड़ता है और वह एक राक्षसी आवाज में बोलने लगती है। प्रोफेसर एल्विन सबको बताते हैं कि एलन वाकई एक दानव के प्रभाव में है, लेकिन फ्रेडरिक और उसकी पत्नी अन्ना इसे बकवास मानते हैं। वे सुझाव देते हैं कि एलन गहरे सदमे में है क्योंकि वह थॉमस से अलग है। हालांकि प्रोफेसर एल्विन जोर देते हैं कि यह एक दानव है और यह पता लगाने के लिए और शोध करने का फैसला करते हैं कि यह कौन सा दानव है और इसे कैसे बुलाया गया। वह सभी को एलन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और नॉक से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इस बीच जहाज पर प्लेग लोगों की जान लेना जारी रखता है। बचे हुए कुछ लोग या तो बीमारी का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। दूसरी ओर नॉक, जो एक पागलखाने का मरीज है, एक गार्ड पर हमला करता है और अपने मालिक का स्वागत करने के लिए भाग जाता है जो रास्ते में है। एलन थॉमस की उपस्थिति को महसूस करती है और उसे देखने के लिए बाहर दौड़ती है। थॉमस वास्तव में पहुंच चुका होता है, लेकिन बहुत बुरी हालत में। वह अपने घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसे अंदर ले जाते हैं। रात के लगभग 3 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लोग फ्रेडरिक को जहाज पर एक समस्या के बारे में बताने आए, जो एक जहाज व्यापारी है। जिस जहाज से काउंट ओरलॉक आया था, उस पर जब फ्रेडरिक जाकर देखता है तो वह यह देखकर भयभीत हो जाता है कि जहाज प्लेग से संक्रमित चूहों से भरा हुआ है। इस बीच नॉक काउंट ओरलॉक के कास्क को गार्नेवॉल्ड के एक सुनसान महल में ले जाता है। थॉमस के बच जाने की खबर सुनकर काउंट ओरलॉक क्रोधित हो जाता है। नॉक उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता मत करो मेरे मालिक, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये संकेत देते हुए कि वह एलन को जबरदस्ती उसके पास ले आएगा, लेकिन काउंट ओरलॉक घोषणा करता है कि वे एलन को मजबूर नहीं कर सकते। वह कहता है, जब तक वह मुझे फिर से स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करती, मैं उसे अपना नहीं बना सकता, न ही उसका खून पी सकता हूँ। अगले दिन प्लेग से संक्रमित चूहे पूरे शहर पर हमला कर देते हैं। एलन थॉमस की देखभाल करती रहती है, जो अभी भी बेहोश है। एलन पहले की तरह सामान्य लगने लगती है, जिसे देखकर अन्ना कहती है,
देखा, जैसे ही थॉमस आया तुम ठीक हो गई। इसका मतलब है कि प्रोफेसर एल्विन गलत थे। थॉमस की गैर मौजूदगी ही तुम्हारी बीमारी की वजह थी। लेकिन एलन असहमति जताती है और कहती है, प्रोफेसर एल्विन ने डीमन का जिक्र किया था और थॉमस ने भी अजीब चीजें देखी हैं। अन्ना फिर बात बदलने की कोशिश करती है और कहती है, देखो क्रिसमस आने वाला है, कृपया इन अशुभ बातों को छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस डीमन की बकवास को भूल जाओ। लेकिन एलन जिद करती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं सही हूं। इस बीच द्वीप पर प्रोफेसर एल्विन अपनी निराशा व्यक्त करता है, मुझे उस पागल आदमी नॉक से बात करनी थी, तुम मुझे यह लाश क्यों दिखा रहे हो? डॉक्टर जवाब देता है, यह सामान्य मृत शरीर नहीं है, ये आदमी प्लेग से मरा है। कल रात जिस जहाज की हमने बात की थी वह प्लेग ग्रस्त चूहों को लेकर आया था और यह आदमी उसी जहाज पर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची है। यह सुनकर प्रोफेसर एल्विन तुरंत समझ जाता है यह किसी पिशाच का काम है। वह गंभीर हो जाता है और नॉक के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नॉक पहले ही भाग चुका है। गुस्से में प्रोफेसर एल्विन चिल्लाता है, उस आदमी को किसी भी कीमत पर ढूंढो, उससे मिलना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण प्लेग का मामला नहीं है, यह कुछ बहुत बड़ा है। दूसरी ओर काउंट ओरलॉक की काली छाया पूरे शहर में फैलने लगी, जैसा कि एलन ने भविष्यवाणी की थी। इस बीच थॉमस को एक और भयानक सपना आया और डर के मारे उसने एलन को अपने से दूर धकेल दिया। आहत होकर एलन कमरे से बाहर चली गई। दूसरी ओर अन्ना ने अपने दोनों बच्चों को सोने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहा और अपने कमरे की ओर जा रही थी जब उसने किसी की उपस्थिति महसूस की। अचानक उसने एलन को देखा और घबरा गई। एलन ने समझाया कि वह उस रात अन्ना के कमरे में सोना चाहती है और अन्ना ने सहमति दे दी। उस रात जब एलन सो रही थी वह अचानक जागी और अजीब तरीके से चलने लगी, जैसे हम कहानी के स्टार्टिंग के सीन में देखते हैं। वह खिड़की की ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल काउंट ओरलॉक उसके सामने खड़ा था। एलन ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा, ये तुम थे, मैंने तुम्हें अपनी शरीर पर सांप की तरह रेंगते हुए महसूस किया। काउंट ओरलॉक ने जवाब दिया, वह मैं नहीं था, यह तुम्हारा वहम था। एलन ने विरोध किया, लेकिन मैं थॉमस से प्यार करती हूँ। काउंट ओरलॉक ने कहा, वह तुम्हारे लेवल का नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, तुम इंसानों के लिए नहीं बनी हो, तुम मेरे लिए बनाई गई हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ सिक्कों के लिए छोड़ दिया। उसने तुम्हारे साथ अपने बंधन को तोड़ने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। काउंट ओरलॉक ने आगे कहा, तुम भी उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दो, उसे भूल जाओ और मुझे स्वीकार करो। लेकिन एलन ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और कहा, तुम झूठे हो, तुमने थॉमस को किसी तरह धोखा दिया होगा। काउंट ओरलॉक क्रोधित होकर उसे धमकी देता है, तुम्हारे पास 3 दिन है आज से शुरू होकर। तीसरे दिन अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे थॉमस को मार दूंगा, तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पूरे शहर को नष्ट कर दूंगा। मैं ऐसा कहर बरपाऊंगा कि सभी की आत्मा कांप उठेगी। अगले ही पल एलन को एहसास होता है कि वह अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और काउंट ओरलॉक वास्तव में वहां नहीं आया था। वह उससे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। यह भी स्पष्ट कर दें कि काउंट ओरलॉक कभी भी एलन के सामने शारीरिक रूप में नहीं आया, न ही उसने उसे शारीरिक रूप से छुआ। शुरुआत से ही उसने एलन के साथ मानसिक संपर्क बनाए रखा। इस बीच एलन देखती है कि अन्ना जमीन पर पड़ी हुई है, काउंट ओरलॉक के चूहों के हमले का शिकार हो चुकी है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्लेग तेजी से पूरे शहर में फैलने लगता है और लोगों को अलग अलग किया जाने लगता है। अस्पताल में अन्ना अजीब व्यवहार करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे एलन करती थी, और एक काली छाया का जिक्र करती है। फिर वह पागलों की तरह हंसने लगती है। फ्रेडरिक इसके लिए एलन को दोषी ठहराता है और कहता है कि उसकी पागलपन ने अब उसकी पत्नी को भी प्रभावित कर दिया है, जिससे उनके बीच बहस हो जाती है। थॉमस एलन को अपने घर ले जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर एल्विन नॉक के कार्यालय में जांच करने जाता है और वहां एक किताब मिलती है। किताब के कवर पर उल्टे पेंटाग्राम का निशान बना होता है, वही निशान जो काउंट ओरलॉक के ताबूत पर बना था। नॉक भी उसी निशान का उपयोग करके अनुष्ठान कर रहा था। ये निशान सोलोमारी से जुड़ा हुआ है और किताब में उनके बारे में जानकारी दी गई है। किंवदंती के अनुसार सोलोमारी ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले जादूगर जैसे लोग थे, जिनके पास विभिन्न जादुई शक्तियां थीं। वे सफ़ेद और काले जादू दोनों का ज्ञान रखते थे और यहाँ तक कि मौसम को भी नियंत्रित कर सकते थे। उन्हें सोलोमारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे राजा सोलोमन की शिक्षाओं का पालन करते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। सोलोमारी कद में भी बहुत लंबे होते थे। मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि काउंट ओरलॉक एक सोलोमारी था जो बाद में एक पिशाच बन गया। पहले के संस्करणों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था
कि डीमन ने काउंट ओरलॉक को पिशाच में बदल दिया था। किताब पढ़ने के बाद प्रोफेसर एल्विन को पता चलता है कि केवल एलन ही नॉस्फेराटू के श्राप को समाप्त कर सकती है। एलन ने ही उसे बुलाया था और उसका बलिदान ही इसे समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। प्रोफेसर एल्विन फिर फ्रेडरिक के घर एलन से बात करने जाता है। फ्रेडरिक उसे बताता है कि उसने उसे घर से निकाल दिया है और वह अपने घर वापस चली गई है। प्रोफेसर एल्विन उसे चेतावनी देता है कि उसे अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह गंभीर खतरे में है। वह उसे नोसफेराटू यानी कि पिशाच की स्थिति समझाता है, लेकिन फ्रेडरिक उसकी बातों को बकवास कहकर टाल देता है। वह तर्क देता है कि शहर में फैल रहा प्लेग एक गंभीर मामला है, जबकि प्रोफेसर एल्विन और डॉक्टर अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। फिर वह उन्हें वहां से भेज देता है और अकेले अन्ना की देखभाल करने लगता है। इस बीच एलन थॉमस को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसने खुद उस राक्षस को बुलाया था। उसने उसे अपना प्रेमी स्वीकार कर लिया था, जो उसके जीवन की सबसे शर्मनाक घटना थी। उसने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन वह उसका पीछा करता रहा। उसने उनकी शादी के बारे में जान लिया था और इतनी दूर उसके लिए आ गया था। यह सब बताते समय अचानक एलन की शख्सियत बदल जाती है क्योंकि काउंट ओरलॉक उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है। एलन थॉमस पर आरोप लगाने लगती है, कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करता। वह कहती है, तुमने वादा किया था कि हर दिन मुझे पत्र लिखोगे, लेकिन महल पहुंचने के बाद तुम मुझे भूल गए। तुमने मुझे लिखना बंद कर दिया। थॉमस जवाब देता है, मैंने तुम्हें लिखा था। एलन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझे सब कुछ बताया। कैसे तुमने मुझे सोने के सिक्कों के लिए बेच दिया। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। थॉमस समझाने की कोशिश करता है, मैं केवल हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एलन उसे और दोष देती है, ये सब तुमने किया है ना। वह सारे महंगे सामान फेंकने लगती है और यहाँ तक कहती है, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हम पहले ही मर चुके हैं। ऐसा कहते हुए वह द्वारे पड़ने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, अपने कपड़े फाड़ देती है। ये देखकर थॉमस भी भ्रमित हो जाता है। वह कहता है कि वह डॉक्टर को बुलाएगा। जैसे ही एलन डॉक्टर शब्द सुनती है, वह तुरंत सामान्य हो जाती है। वह विनती करती है, कृपया डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। फिर अचानक एक अच्छे अंदाज में वह उसका मजाक उड़ाती है, कहती है, तुमने मुझे कभी वैसा खुश नहीं किया जैसा उसने किया। ये सुनकर थॉमस का अहंकार आहत होता है और वह उससे झगड़ने लगता है, लेकिन बीच बीच में एलन के दानवी रूप को देखकर डर भी जाता है। यह सब वास्तव में काउंट ओरलॉक का खेल था, जो एलन के जरिए थॉमस के साथ मानसिक खेल खेल रहा था। जब एलन फिर से सामान्य होती है तो वह थॉमस को गले लगाकर रोती है और कहती है, अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वह तुम्हें मार डालेगा। थॉमस उसे समझाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उस कमीने को मार दूंगा। इस बीच फ्रेडरिक और अन्ना अपने घर में सो रहे होते हैं। अचानक अन्ना अपने बच्चों की चीखें सुनती है और जाग जाती है। वह फ्रेडरिक को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता क्योंकि वह कई दिनों से ठीक से नहीं सोया था और काउंट ओरलॉक के नियंत्रण में भी था। जब वह अकेले देखने जाती है तो काउंट ओरलॉक प्रकट होता है और उसके सामने ही उसके दोनों बच्चों का खून पीकर उन्हें मार डालता है। अन्ना इतनी स्तब्ध हो जाती है कि वहीं उसे सदमा लग जाता है। फिर काउंट ओरलॉक उसे भी मार देता है। यहाँ तक फ्रेडरिक राक्षसों या पिशाचों के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के रक्त से सने शरीरों को देखने के बाद और थॉमस के सीने पर वही निशान देखकर उसे एहसास होता है कि राक्षस वास्तव में मौजूद है। वे सभी मिलकर काउंट ओरलॉक को मारने की योजना बनाते हैं। जब वे अपने ताबूत में सो रहा हो, उसके सीने में एक खूंटा घोंपकर। हालांकि प्रोफेसर एल्विन जानते हैं कि यह योजना काम नहीं कर सकती और विफल हो जाएगी, इसलिए वह एलन से अकेले में बात करते हैं और बताते हैं कि केवल वही काउंट ओरलॉक को मार सकती है। वह उसे समझाते हैं कि उसे क्या करना होगा और बताते हैं कि अपने पिछले जीवन में वह देवी आयरिस की एक पुजारिन रही होगी और इस जीवन में वह सभी को बचाने के लिए आई है। प्रोफेसर एल्विन उसे सभी की सुरक्षा के लिए बलिदान देने के लिए राजी करते हैं और इसके लिए एलन सहमत हो जाती है। उस रात फ्रेडरिक अपनी पत्नी और बच्चों के शवों के पास शोक मनाता है और पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन क्योंकि मृत शरीर प्लेग से संक्रमित थे, फ्रेडरिक भी मर जाता है। जब थॉमस और बाकी लोग इसके बारे में जानते हैं तो वे तुरंत उन शवों को जला देते हैं ताकि प्लेग को फैलने से रोका जा सके। थॉमस प्रोफेसर एल्विन पर भड़क उठता है और कहता है, हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, मैं अभी उस कमीने को मार डालूंगा। वे काउंट ओरलॉक के नए ठिकाने गेनवॉल्ड मैनर में उसे मारने के लिए जाते हैं। वे सबसे ज्यादा चूहों वाले इलाके में एक ताबूत को पाते हैं
थॉमस ताबूत खोलता है और उसमें लोहे की छड़ घोंप देता है जिससे बचने का कोई मौका न रहे। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वह काउंट ओरलॉक नहीं बल्कि उसका नौकर नॉक था। नॉक थॉमस का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता करनी चाहिए। प्रोफेसर एल्विन पहले से ही यह बात जानता था और उसने जानबूझकर सभी को वहां लाया था ताकि एलन असली योजना को अंजाम दे सके। थॉमस ये समझते हुए कि एलन की जान खतरे में है, तुरंत घर की ओर दौड़ता है। इस बीच प्रोफेसर एल्विन उस इमारत को आग लगा देता है जिसमें ताबूत था, जिससे सभी संक्रमित चूहे नष्ट हो जाते हैं। घर पर एलन दुल्हन की तरह सजी हुई होती है, काउंट ओरलॉक को लुभाती है और उसे अपने पास बुलाती है। काउंट ओरलॉक आखिरकार वह पाने की उम्मीद करता है जो वह चाहता था, एलन का खून पीने लगता है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वह जलने लगता है। काउंट ओरलॉक भागने की कोशिश करता है लेकिन एलन उसे रोकती है, उसे अपने प्यार में लुभाकर वहीं रहने पर मजबूर कर देती है। अपनी जुनूनी लालसा के कारण काउंट ओरलॉक रुक जाता है और सूरज की रोशनी से नष्ट हो जाता है। जब तक थॉमस घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलन ने काउंट ओरलॉक के आतंक को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दे दिया होता है। इस तरह काउंट ओरलॉक का अंधकार खत्म हो जाता है और एक नया सूरज उगता है और ये कहानी यहीं समाप्त होती है।